गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना से कांग्रेस नेता बदरुद्दीन शेख का निधन। अस्पताल में एक हफ्ते से चल रहा था इलाज। यूपी के आगरा में कोरोना से एक व्यक्ति की मौत। 24 घंटे में 9 नए मामले। 49 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं ठीक। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव डी राजा का बयान सामने आया है। उन्होंने कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर कहा है कि सरकार को कोरोना के टेस्ट का दायरा बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के तबलीगी जमात को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। The tests are going on, so there can be new cases, and this is what we have been demanding. There should be mass scale testing of people of this country so that government can come to know how many cases, how to go about, how to ensure treatment. All these people of India are stunned to hear what Mr. Mohan Bhagwat has said. It is like devil quoting the scriptures, and Mr. Mohan Bhagwat should do some serious introspection. What he said today shows the height of hypocrisy of Mr. Mohan Bhagwat and the RSS. Even the corona tragedy is being communalized and being used to polarize people in terms of religion and caste. Who are doing this? Those who belong to BJP, RSS combined, they are doing this. And Mr. Mohan Bhagwat knows very well this. He should directly address RSS or BJP, their own people do not do such things. He says 130 crore people, but who has made that statement? Those who are all born in India are all Hindus. It is Mohan Bhagwat who made that statement, who demanded review or discussion on the whole question of reservation. It is Mr. Mohan Bhagwat raising that issue against the interests of Dalits. These are all known to these people, known to this country, and known to the people of this country. So Mohan Bhagwat cannot deceive people by making such statement outwardly and allowing his own people to discriminate against different sections. कोरोना वायरस के मामले लगातार भारत में बढ़ते ही जा रहे हैं। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना वायरस से 826 लोगों की मौत हो गई है और देश में अब तक 26,917 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 5,914 लोग ठीक हो गए हैं। वहीं 20,177 लोगों का इलाज चल रहा है। इसी कड़ी में आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि देश में कोरोना के बढ़ते मामले चिंताजनक है, लेकिन विकसित देशों की बात करें तो वहां के मुकाबले भारत के हालात अभी भी काबू में हैं। इसके साथ ही उन्होंने अन्य मुद्दों पर बोलते हुए और क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, जाहिर तौर पर ये आंकड़े दुखद हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हैं, लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि रिकवरी रेट अगर अपने यहाँ हम देखें तो दुनिया के कई तथाकथित विकसित मुल्कों जिनके पास स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना है, हमसे बेहतर अवस्थिति में हैं। उनसे तुलना का वक्त नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सुकून डिराइव कर सकते हैं। लेकिन अब इस फेज में जब आंकड़े इस लेवल पे जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारी जांच का दायरा भी बढ़ना चाहिए और अभी जो स्केल है उससे दुगुनी गति से टेस्टिंग हो। अगर आज हम 40-42 हज़ार कर रहे हैं तो इसे 1 लाख ले जाने की ज़रूरत है, ताकि इस वायरस के स्प्रेड के एक्सटेंट, नेचर के बारे में पता चले और क्या से एहतियात ले सकते हैं, तभी पता चलेगा और एक साइंटिफिक एविडेंस भी होगा। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि देखिए जिस तरह से ये आंकड़े, देखिए जाहिर तौर पर मास्क
आज की डेट में एक ऐसा सुरक्षा उपकरण है जिसे आप अपने को महफूज रखते हैं और दूसरों को भी। शुरू में जब कोरोना के बारे में चर्चा शुरू हुई तो कहा गया कि नहीं, सिर्फ जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनको ज़रूरत है, बाकी आम आवाम को कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में उसमें रिवीजन किया गया और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा विकल्प है हमारे हाथ में जो फौरी तौर पे थोड़ा बचाव करता है हमारा, कि हम संक्रमित ना हों या दूसरों को संक्रमित ना करें। मैं समझता हूं कि उस दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही। देखिए, मेरा मानना है कि ये चौथी बार ये संवाद होगा और इस संवाद के लगातार सतत निरंतर संवाद की आवश्यकता है, क्योंकि एक कोहराम की परिस्थिति है, अनिश्चितता है, लोगों के मन में भय है। और मैं सबसे बड़ी चीज़ कहता हूं, प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, जब वो मुख्यमंत्रियों से, तमाम मुख्यमंत्रियों से बात करें, ये जो प्रवासी मजदूर हैं, अलग अलग इलाकों में फंसे पड़े हैं, वो भी घर जाना चाहते हैं, अपने घर में सुरक्षित रहना चाहते हैं। अभी उनके लिए जीविका उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना अपनों के बीच में जाकर के जीवन बिताना और उनसे मिलना। क्योंकि जब आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें, तो घर की उनकी भी अवधारणा है। मैं समझता हूँ कि उस पर कोई पहलकदमी लेनी होगी, क्योंकि कुछ राज्य अपने तय कर रहे हैं। एक मेरे राज्य के मुखिया हैं, वो सीधे तौर पर डिक्लाइन कर रहे हैं और उसकी वजह से लोगों में बहुत तरह की, जिसको मैं कहता हूँ, अनिश्चितता है। लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वही हाल अलग अलग राज्यों में दूसरे राज्यों के छात्रों का भी है। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी को इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में इन मुद्दों पर भी चर्चा करनी चाहिए। देखिए, मेरा मानना है कि आरएसएस प्रमुख ने जो बात कही है, वो बात तो हर इंसान यहाँ हिंदुस्तान में कर ही रहा है। इस विमर्श के पीछे कौन लोग हैं, इसकी भी तो पड़ताल आवश्यक है कि हम कोरोना पॉजिटिव केसेस, चाहे कॉन्टैक्ट से आ रहा है, कांग्रीगेशन से आ रहा है, उसमें हमने कांग्रीगेशन में फ़र्क करना शुरू कर दिया, कॉन्टैक्ट में फ़र्क करना शुरू कर दिया, क्रिमिनलाइजेशन और डेमोनाइजेशन किया। ये विमर्श क्यों चल रहा है? आप जिनको आप सलाह देते हैं वो सरकार में है। मैं चाहता हूँ कि इस विमर्श पे सबसे पहले विराम लगे, क्योंकि इस महामारी से तो हम लड़ लेंगे, कई महामारियों से हम उभरे हैं, लेकिन ये जो जिस महामारी का जन्म हो रहा है ना हमारे मध्य, इस महामारी के से युद्ध के मध्य, वो बहुत चिंता का विषय है। और मैं सुनना चाहता था कि आरएसएस प्रमुख प्रवासी मजदूरों के बारे में क्यों चुप्पी लगा गए। वो तो हर राज्य में परेशान हालत में, और वो वाकिफ़ हैं। मैं समझता हूँ कि उनके बारे में भी एक संवाद, वो भी भारत माता के ही बच्चे हैं, थोड़े बाकियों की तुलना में शायद अभागे प्रतीत हो रहे हैं। देखिए, मैंने देखा है, वो ये सवाल नहीं है, सलाह है। जब सवाल को आलोचना के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से बीते तकरीबन 3 हफ्ते से प्रतिदिन प्रवासी मजदूरों के बारे में आग्रह कर रहा हूँ। यह आलोचना है? नहीं, क्योंकि वो छवियां हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी देख रहे हैं। हम सब प्रतिदिन 100 से ऊपर फ़ोन कॉल रिसीव करते हैं। लोग कहते हैं कि हम जाना चाहते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आटा दाल नहीं चाहिए, हमें घर भिजवाओ। हम क्या जवाब दें उनको? जो रसूखदार लोग हैं वो सब कुछ कर रहे हैं, उनके लिए सब कुछ जायज़ है। तो ऐसा तो निज़ाम नहीं होना चाहिए ना कि समर्थ के नहीं दोष गुसाएं, जो चाहें बस भेज के किसी को बुलवा लें, किसी को कहीं से कहीं भिजवा दें। तो मैं समझता हूँ कोई भी कोविड को लेकर के अगर आज कोई प्रश्न रखे रहे हैं, वो प्रश्न नहीं है, मूलतः आग्रह है। बीते दिनों में हमने देखा राहुल जी ने कुछ सलाह दी, सरकार ने 96 घंटे के बाद कमोबेश उस तरह के निर्णय लिए, चाहे सोनिया जी का एमएसएमई के बारे में हो। तो ये सारी चीज पूरे का मसला है, हमारा सिर्फ बीजेपी या पार्टी लड़ रही है, एक एक हिंदुस्तानी लड़ रहा है। लॉकडाउन के चलते भारतीय रेलवे यातायात सेवा संघ ने व्यापारियों की मदद के लिए नया ऐप बनाया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से पूरे देश में किसी भी कोने में व्यापारी अपना माल भेज सकते हैं। देश में कहीं पर भी माल की कमी ना हो, इसको देखते हुए मालगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि व्यापारियों का परेशानी को देखते हुए भारतीय रेलवे यातायात सेतु ऐप नाम की ये एप्लीकेशन तैयार की गई है, जिसका लाभ अब सभी व्यापारियों और आमजन को मिल रहा है। इसी कड़ी में यूपी के मुरादाबाद से रेलवे अधिकारी और व्यापारियों की प्रतिक्रिया सामने आई है। कोविड महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज के ऑफिसर्स द्वारा सेतु नाम का एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, संस्था, प्रशासन या कोई भी नीडी व्यक्ति
हमारे पूरे भारतीय रेलवे नेटवर्क में चलाई जा रही टाइम टेबल पार्सल ट्रेनों के माध्यम से देश के किसी भी स्टेशन से किसी भी डेस्टिनेशन स्टेशन तक आवश्यक वस्तुएं, मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल वगैरह इनकी बुकिंग करा सकते हैं और अपने गंतव्य स्टेशन तक उसको ले जाया जा सकता है। सेतु की जो सफलता है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। जनता एवं प्रशासन द्वारा इसको काफी सुविधाजनक माना जा रहा है। इस पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लॉन्च करने के 72 घंटे के अंदर ही इसको 100 से अधिक डेस्टिनेशन से जोड़ा जा चुका है। इसके लिए एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर है जो कि 24/7 काम कर रहा है, जो इस प्रकार है 8888261234। इसके अलावा आप नियरेस्ट डिवीजन में सीनियर डीसीएम या सीनियर डीओम से के नंबरों से संपर्क करके इस सुविधा हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। हमने जो है हम मेडिकल का काम है हमारा, हमने दवाइयाँ दिल्ली से मंगाई थी जो कि मुरादाबाद आ गई थी रेल द्वारा। फिर उसके बाद हमने हेल्पलाइन पर कॉल करी थी और कॉल करने के बाद उन लोगों ने हमें माल बरेली अवेलेबल करा दिया था। बरेली से हमने जो है माल मंगा लिया था। रेल वाली सेतु ऐप जो है उस पर करा था। अच्छा इनिशिएटिव है ये जो रेल ने शुरू किया है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी सुविधा है और काफ़ी ज़रूरी दवाइयाँ थी हमारी। हमारे कस्टमर बहुत परेशान हो रहे थे, उसमें किडनी की दवाइयाँ थी और कैंसर की दवाइयाँ थी, ज़रूरी दवाइयाँ थी सब, वो हमें टाइम से मिल गई। महाराष्ट्र सरकार ने दोनों मृतक कांस्टेबल को जिनकी मौत कोरोना के चलते हुई है, उन दोनों के परिवार को आर्थिक सहायता दी है। दरअसल सरकार ने दोनों परिवार को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने दोनों मृतक कांस्टेबल को जिनकी मौत कोरोना के चलते हुई है, उन दोनों के परिवार को आर्थिक सहायता दी है। दरअसल सरकार ने दोनों परिवार को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा सबसे ज़्यादा है, जिसको देखते हुए पुलिस कर्मचारी लगातार और स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार कार्यरत हैं, देश की सेवा में जुटे हुए हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। 24 घंटे वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसके चलते कुछ मामले ऐसे भी आए हैं जहां पर पुलिस कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है। इसी के चलते महाराष्ट्र सरकार ने दोनों मृतक कांस्टेबलों को जिनकी मौत कोरोना के चलते हुई है, उन दोनों के परिवार को आर्थिक सहायता दी है। आपको बता दें कि सरकार ने दोनों परिवारों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इसी के साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी देने की घोषणा की है। सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, आपसे जानना चाहेंगे, महाराष्ट्र सरकार ने जो ये बड़ा कदम उठाया है और मृतक जो 2 कांस्टेबल थे जिनकी कोरोना वायरस से मौत हुई थी, उनको आर्थिक सहायता देने की मदद की है, उसको लेकर क्या जानकारी निकल के आ पा रही है? जी, जिस तरह से लगातार मुंबई में कोरोना संक्रमण की जो संख्या बढ़ती जा रही है, उसमें सबसे अहम भूमिका जो है मुंबई पुलिस की है, क्योंकि मुंबई पुलिस लगातार जो है अपना काम करते हुए लोगों को अपने अपने घर में रहने की जो गुजारिश कर रही है। ऐसे में मुंबई पुलिस लगातार उन स्थानों पर भी जा रही है जहां जहां कोरोना को संक्रमण को देखते हुए क्वारंटाइन किया गया है या उन कुछ लोगों को जो है होम कैद किया गया है। इसके अलावा है जो मुंबई का जो रेड जोन इलाका है, वहां पे भी मुंबई पुलिस लगातार अपनी ड्यूटी दे रही है, जिसको देखते हुए मुंबई में लगातार जो है मुंबई पुलिस जो है संक्रमित हो रही है। ये काफी चिंता का विषय हो गया है। इसको देखते हुए मुंबई के तमाम जो एडमिन है और मुंबई जो पुलिस अधिकारी हैं, वो लगातार चिंतित है। ऐसे में काफी लोग ऐसा भी हो रहा है कि जब ड्यूटी पे उनको पोस्टिंग दी जाती थी, ऐसे में उनको सुरक्षा की जो तमाम जरूरी चीजें हैं, वस्तुएं, वो उनको नहीं मिल पा रही। इसकी वजह से
हो रही है। हालांकि जिस तरह से कल लगातार 2 दिनों में 2 पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई है, वो जी। मुंबई पुलिस में एक चिंता के विषय बन गया है, जिसको सत्यप्रकाश सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने दोनों मृतक कांस्टेबलों को, जिनकी मौत कोरोना से हुई थी, उनको आर्थिक मदद देने की सहायता दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पीएम मोदी की राज्यों के सीएम के साथ बैठक चल रही है। लॉकडाउन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। पीएम की सभी राज्यों के सीएम के साथ बैठक जारी है। आपको बता दें कि देश में कोरोना के चलते लागू लॉकडाउन किया गया है। वहीं केरल के सीएम बैठक में मौजूद नहीं है। पीएम की सभी राज्यों के सीएम के साथ बैठक जारी है, जिसके चलते आपको बता दें कि जो देश भर में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लागू है, इस पर भी अहम चर्चा की जाएगी। पीएम की सभी राज्यों के साथ के जो सीएम हैं उनके साथ बैठक जारी है। आपको बता दें कि केरल के सीएम बैठक में मौजूद नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के सीएम के साथ बैठक कर रहे हैं। लॉकडाउन को लेकर जो ये मुद्दा है, इसको आगे बढ़ाना है या इसको रोकना है या फिर कुछ राज्यों में छूट देनी है, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग सीधा संवाद पीएम मोदी का जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है, जिसको देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के सीएम के साथ बैठक कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक जारी है। आपको बता दें कि लॉकडाउन को लेकर इसको आगे बढ़ाना है या इसको नहीं बढ़ाना है, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा और जो मुद्दे हैं उनको लेकर भी चर्चा होगी। आपको बता दें कि इस बैठक में केरल के सीएम मौजूद नहीं है। देश में लागू लॉकडाउन की अवधि भी 3 मई को खत्म हो जाएगी। ऐसे में आगे की क्या रणनीति होगी, इस पर पीएम नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये मुख्यमंत्रियों के साथ ये पीएम की चौथी बैठक है, जिसमें देश के मौजूदा हालातों पर चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक जारी है। लॉकडाउन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन जारी है। उसी को लेकर भी चर्चा हो सकती है कि इसको आगे बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए। वहीं केरल के सीएम जो है इस बैठक में मौजूद नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार पीएम नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के सीएम से जुड़े रहते हैं, उनसे पल पल की अपडेट लेते हैं। उसी के चलते इस कड़ी में आज पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जितने भी अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से पालन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक दूसरे से 1-1 मीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं, मुंह पर मास्क लगाया हुआ है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी ये बैठक जारी है। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना वायरस अब और 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 29 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। बता दें कि अब तक जोधपुर में कुल 370 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और जोधपुर में अब तक कोरोना से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं नवचौकिया अस्पताल की
जीएनएम की कोरोना संक्रमण पाया गया है, जिसके चलते पूरे स्टाफ को क्वारंटाइन किया गया है। जोधपुर में अभी तक 26 अप्रैल तक कोविड-19 के 370 पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर लगातार कई दिनों से सघन सैंपलिंग कराई जा रही है। जो भी संदिग्ध लक्षण वाले लोग मिल रहे हैं उन सबकी सैंपलिंग कराई जा रही है। 14,000 से अधिक अभी तक सैंपल कलेक्ट किए जा चुके हैं। आज एक और निर्णय ये लिया गया है कि क्वारंटीन के संबंध में अगर कोई संदिग्ध के घर पे उनके परिवार वालों को क्वारंटीन करना है तो उसके लिए उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि होम क्वारंटीन वो हो सकते हैं। उसके लिए उनको खुद का बंद पत्र और साथ में पड़ोसियों के मुचलके भराने पड़ेंगे। उनके घर को ही क्वारंटीन सेंटर डिक्लेयर कर। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी के मिर्जापुर में लॉकडाउन के दौरान रमजान को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने के लिए नगर के विभिन्न मार्गों पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने दल बल के साथ भ्रमण किया। इस दौरान लोगों को घर में रहने की हिदायतें दी गई। वहीं डीएम और एसपी ने पुलिस बल के साथ शहर में रमजान के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने के लिए रूट मार्च किया। वहीं पुलिस टीम ने शहर क्षेत्र की गलियों में जाकर लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया। लोगों से अपने घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करने की अपील भी की गई। जी सर, आज रूट मार्च किया जा रहा है सर, क्या मैसेज दिया? आज पूरे जनपद में रूट मार्च हो रहा है। डीएम साहब के साथ में मिर्जापुर शहर में तहसीलों में क्षेत्राधिकारी एसडीएम साहब के नेतृत्व में रूट मार्च किया जा रहा है। रमजान पाक के महीना का आज प्रारंभ हुआ है, इसके अवसर पर सबको शुभकामना बधाई। मेन सड़कों का लॉकडाउन तो 100% पालन किया जा रहा है 1 महीना से। आज निर्णय हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी का, डीजीपी साहब का निर्देश था कि गलियों में पैदल निकल करके पुलिस बल देखे वहाँ पर लॉकडाउन का पालन है कि नहीं। और आज से जो सप्लाई वाला जो खजूर या रमजान को देखते हुए रोजा इफ्तार और मुस्लिम भाइयों के लिए, तो उसकी भी सप्लाई डीएम साहब ने जो व्यवस्था किया है खुद पैदल निकल करके पुलिस बल के साथ उसका भी जायजा लेना। जी सर, आज रूट मार्च किया जा रहा है, क्या मैसेज दिया जा रहा है सर लोगों को? आज प्रातःकाल मीडिया में इस तरह की न्यूज़ चली थी कि दुकानें खुलने के एक तो पहले आदेश हो गए हैं, इसके बाद भी इसको हमने क्लेरिफाई किया था। दूसरा, जो जगह जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको भी देखने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, और जैसा दिशा निर्देश है उसी अनुसार दूरी मेंटेन हो रही है। लोग एक दूसरे के दूर बनाए हुए हैं। दूसरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग गलियों में निकल रहे हैं या अनावश्यक किसी वजह से बाहर घूम रहे हैं। इन सबको चेक करने के लिए एक तरह से हम लोग बाहर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस से जंग जीत ली है। अस्पताल में इलाज के 2 हफ्ते बाद वो सोमवार को अपने आधिकारिक आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचे और ऑफिस का कामकाज शुरू किया। इससे पहले बोरिस की गैर मौजूदगी में ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब उनकी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बता दें कि ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोरोना से संक्रमित बोरिस जॉनसन को 12 अप्रैल को छुट्टी मिल गई थी। इसके बाद से वे आराम कर रहे थे। वहीं ब्रिटेन में कोरोना वायरस की वजह से रविवार को 413 लोगों की मौत हुई है।
जो एक महीने में एक दिन में मरने वालों की सबसे कम संख्या है। वहीं ब्रिटेन में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 20,732 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना संक्रमण के चलते रविवार की रात गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अहमदाबाद नगर निगम में कांग्रेस के पार्षद और पूर्व प्रतिपक्ष के नेता बदरुद्दीन शेख का निधन हो गया। बदरुद्दीन शेख ने एसवीपी अस्पताल में अपनी आखिरी सांस ली। उनके निधन के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ, आपको बता दें कि उनके निधन के बारे में ये जानकारी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गहलोत ने ट्वीट के जरिए दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, आज मेरे पास शब्द नहीं है। बदरू भाई को गुजरात कांग्रेस के मजबूत पिलर माने जाते थे। कांग्रेस परिवार में सीनियर नेता बदरू को हम पिछले 40 वर्षों से जानते थे। जब वे यूथ कांग्रेस में थे, वो लगातार गरीबों के लिए काम करते थे और कोविड-19 संक्रमण की गिरफ्त में आ गए थे। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते रविवार की रात गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अहमदाबाद नगर निगम के कांग्रेस के पार्षद और पूर्व प्रतिपक्ष नेता बदरुद्दीन शेख का कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। बता दें कि कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 26,917 पर पहुंच गया है और कोरोना वायरस से अब तक 826 लोगों की मौत हो गई है। वहीं गुजरात में कोरोना का आंकड़ा 3,000 के पार है। वहीं पिछले 24 घंटे में 230 नए मामले सामने आए हैं और कोरोना ने अब तक राज्य में 151 लोगों की जान ले ली है। इसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में पिछले 24 घंटे में 178 केस सामने आए हैं और 18 लोगों की जान गई है। इसी के साथ ही अहमदाबाद में कोरोना से संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2000 से ज्यादा है और अब तक जिले में 104 लोगों की मौत हुई है। लॉकडाउन के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यूपी के हरदोई में काशीराम कॉलोनी में प्रशासन की तरफ से अब तक कोई मदद नहीं पहुंची है। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सैनिटाइज करवाया गया था, लेकिन लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या राशन की है। वहीं जहां एक और प्रशासन की तरफ से अब तक कोई मदद नहीं मिली है, वहीं नेकी की दीवार और सोच मीडिया फाउंडेशन की तरफ से इन कॉलोनी वासियों को राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। जहां लॉकडाउन को लेकर पूरी भारत सरकार गरीबों की मदद दे रही है, वहीं पर एक संस्था भी इससे कहीं भी पीछे नहीं है। ये हमारे पास एक नेकी की दीवार की तरफ 350 पैकेट काशीराम कॉलोनी में बंटने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ भाई साहब दीपक कपूर जी खड़े हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये काशीराम कॉलोनी कितने पैकेट दे रहे हैं और किन किन को दिए जा रहे हैं। आइए सर ये बताएं यहाँ कितने पैकेट आ रहे हैं, कितने लोगों को दिए जा रहे हैं? यहाँ पे प्रतिदिन लगभग 400 पैकेट लंच के आते हैं और हम लोग यहाँ पे चिन्हित परिवारों को देते हैं जिनके पास वाकई में खाना बनाने के लिए राशन नहीं है, गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। तो ऐसे परिवारों को हम लोग प्रतिदिन लगभग 400 पैकेट, जिसमें 50 पैकेट सोच फाउंडेशन से भी आते हैं, हमारे गोपेश दीक्षित जी की संस्था है, और 350 से 400 के बीच में पैकेट प्रतिदिन नेकी की दीवार से आते हैं, जिसको हमारे श्री सचिन मिश्रा जी चलाते हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर हम लोग प्रतिदिन यहाँ पर लगभग पिछले 32 दिनों से लंच पैकेट लेकर आ रहे हैं। और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, विशेष बात यह है कि ये सारे लंच पैकेट डोर टू डोर, मतलब हर क्वार्टर पर पहुँचाते हैं। कहने का मतलब ये कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा हम लोग ख्याल रखते हैं, कोई लाइन नहीं लगवाते हैं, किसी भी तरीके से यहाँ के निवासियों को दिक्कत नहीं हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है। सारे जितने भी हमारे वॉलंटियर्स हैं, इनके सबसे पहले हम लोग हाथ सैनिटाइज कराते हैं, उसके बाद ही लंच पैकेट हमारी गाड़ी से अनलोड होते हैं और यहाँ के निवासियों में वितरित किए जाते हैं। सर ये कब से खाना वितरित कर रहे हैं यहाँ पर? हम लोग पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। 26 तारीख की रात से हम लोगों ने पहली बार यहाँ पे कुछ लंच पैकेट बांटे थे, तकरीबन 150-200। उसके बाद से लगातार लंच पैकेट्स की संख्या बढ़ ही रही है और जैसे जैसे समय बीत रहा है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ज़रूरतमंद है वो भूखा ना सो जाए। हम लोग इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।